हमने पिछली वीडियो में पर्सनल प्रोनाउन के हवाले से जो इस वक्त आप सामने देख सकते हैं उस हवाले से बात हमने की थी कि सब फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन जिससे गुफ्तगू की जा रही होती है, थर्ड पर्सन वो चीज़ या वो शख्स जिसके बारे में गुफ्तगू की जा रही होती है। तो इस चार्ट का हमने स्टडी किया था इसको कि कौन कौन से इसके सब्जेक्ट प्रोनाउन से मुराद क्या है, जेंडर, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की बात हमारी फर्स्ट लेक्चर में हो चुकी है। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि हमारे पास जो मुख्तलिफ किस्म के सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं उनको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि भाई सब्जेक्ट प्रोनाउन जुमले में सब्जेक्ट बनकर आते हैं, कहाँ कहाँ पर हमें सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आती है, वो हमारी बात अच्छी तरह से हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर हमने देखा था कि फर्स्ट पर्सन हमारे पास आई बी, सेकंड पर्सन यू दाओ और थर्ड पर्सन ही शी दे या कोई नेम हो सकता है। उस हवाले से हमने तफसील से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ जो भी हमने नहीं स्टडी की थी क्योंकि उसके लिए हमें एक अलग से लेक्चर की ज़रूरत थी जो हम आज इंशाल्लाह ताला स्टडी करेंगे, और वो थी हमारे पास इट का इस्तेमाल। क्योंकि इट कई जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, वो कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, कैसे होता है, आज का हमारा लेक्चर इसी हवाले से है कि हम कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से इट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास यूजेस ऑफ इट के हवाले से देखिए कि 4 थिंग्स विदाउट लाइन। पहला इस्तेमाल हमारे पास ये है कि इट, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि ये न्यूट्रल जेंडर है, यानी ना तो हम जब मास्कुलिन की बात करते हैं ना फेमिनिन, जब मुज़क्कर मुअन्नस का कॉन्सेप्ट नहीं होता वहां पर हम इट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस हवाले से पहला इसका यूज बहुत आसान सा है कि भाई बेजान चीजों के साथ हम इट का इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे करते हैं देखिए जरा एग्जांपल में हमारे पास कि हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है। उसके बाद देखिए ये साइन आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, हमने पहले भी बात की थी कि जहां पर भी हम ये साइन इस्तेमाल करेंगे इसका मकसद होगा चेंज ऑफ स्पीकर, कि इसके बाद जो जुमला लिखा हुआ है वो किसी और स्पीकर ने कहा है। तो अब पहले स्पीकर ने कहा कि हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है। अब इसका जवाब जो है वो कोई और दे रहा है, तो फिर कहा गया कि इट इज माइन, ये मेरी है। अब गौर कीजिए यहाँ पर कि किताब के बारे में बात हो रही है। अब आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने इट जो इस्तेमाल किया है वो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो हमारे पास बुक के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बजाय हमने ये कहने की द बुक इज माइन, हमने क्या कहा, इट इज माइन। तो बुक एक हमारे पास बेजान चीज है, क्या इस्तेमाल किया हमने इसके लिए, इट का इस्तेमाल किया। दूसरी एग्जाम्पल देखिए फॉर एनिमल्स, जानवरों के साथ भी हम इट इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम जनरली जानवरों के बारे में बात करते हैं तो उसके जेंडर यानी मुज़क्कर या मुअन्नस के बारे में अगर हम तवज्जो नहीं दे रहे या उस हवाले से बात करने की ज़रूरत नहीं है तो फिर हम उसके लिए भी इट इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे देखिए इसकी एग्जांपल कि ही हैज़ अ डॉग, उसके पास एक कुत्ता है, इट ऑलवेज बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, ये हमेशा अजनबियों को देखकर भौंकता रहता है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर जो इट इस्तेमाल किया है हमारे पास, ये इट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, ये इट इस्तेमाल हुआ है हमारे पास डॉग के लिए। तो याद रखिएगा कि हम जानवरों के लिए भी कि अगर वहां पर जेंडर को मेंशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम उसके लिए इट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका सेकंड यूज हुआ। अब आइए थर्ड की तरफ, फॉर अ यंग चाइल्ड। बहुत ही देखिए दो आमतौर पर न्यू बॉर्न बेबीज होती हैं, बहुत छोटे बच्चों के लिए भी हम इट इस्तेमाल करते हैं। वही बात कि अगर हम जेंडर पर हमें कोई फोकस नहीं करना है, जेंडर हमारे लिए उस वक्त कोई अहमियत अगर नहीं रखता है, जनरल एक बात कर रहे हैं, तो हम वो छोटे बच्चों के लिए, यंग चाइल्ड के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे एग्जाम्पल देखिए, द बेबी इज स्टिल इन इट्स क्रडल, कि बेबी जो है वो अभी भी अपने झूले में है। अब देखिए बेबी के लिहाज से हमने यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, इट्स लगाया हुआ है। इसका मकसद ये है कि बेबी, ये हमने इसको एक बेबी की जगह पे हम इट भी इस्तेमाल कर सकते थे क्योंकि फर्स्ट टाइम मेंशन कर रहे हैं तो नाउन ही बयान किया हुआ है। इस नाउन के लिहाज से हमने यहाँ पर हिज क्रेडल नहीं कहा, हर क्रेडल नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, इट्स क्रेडल कहा। तो थर्ड यूज याद रखिएगा कि अगर छोटे बच्चों के लिए स्पेशली न्यू बॉर्न बेबीज के लिए हम इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका देखिए नंबर 4 हमारे पास है फॉर टाइम, कि जब भी हम टाइम को मेंशन करते हैं तो हम इट्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए हमारा लिखा इट्स 10:30, इट्स कंट्रैक्टेड फॉर्म है इट इज की, तो इट्स 10:30। बजाय ये कहने के द टाइम इज 10:30 हमने कहा इट्स 10:30। तो इट यहाँ पर किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, टाइम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
तो सही तरीकेकार जो उनका यूजुअल जो इडियोमेटिक है वो यही है कि हम इस तरह नहीं कहते कि द टाइम इज 10:30, द टाइम इज 10:05, इस तरह हम नहीं कहते, बल्कि हम टाइम की जगह पर ऐसे मौके पर इट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए फॉर वेदर, कि जब हम मौसम की बात करते हैं उसके लिए भी हम इट इस्तेमाल करते हैं। देखिए इट्स कोल्ड टुडे, आज सर्दी है, इट्स हॉट टुडे, आज गर्मी है, इट्स विंडी टुडे। लेकिन तब में आप नोट कर सकते हैं कि हम यहाँ पर बजाय ये कहने कि द वेदर इज कोल्ड टुडे या ये कहने कि द वेदर इज हॉट टुडे, हमने वेदर की जगह पर क्या इस्तेमाल किया है, इट का इस्तेमाल किया है। और उसकी वजह कि हम वेदर के लिए भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए फॉर टेम्परेचर, कि जब हम दर्जा हरारत की बात करें तब भी हम बजाय टेम्परेचर कहने के उसकी जगह पर हम इट इस्तेमाल करते हैं। नोट कीजिए कि इट्स 35 डिग्रीज, तो बजाय ये कहने कि द टेम्परेचर इज 35 डिग्रीज, हमने क्या कहा, इट्स 35 डिग्रीज। तो यहाँ पर इट किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल किया गया। तो हमें ये पता चला कि हम टेम्परेचर के लिए भी इट इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फॉर डिस्टेंस, फासले के लिए भी हम इट इस्तेमाल करते हैं। जब भी फासले के मुतालिक बात करना है, मिसाल के तौर पर देखिए इट्स 5 माइल्स टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, करीबी जो हॉस्पिटल है वो तकरीबन 5 मील के फासले पर है। तो यहाँ पर इट डिस्टेंस को शो कर रहा है। हम ये नहीं कहेंगे दैट डिस्टेंस इज 5 माइल्स टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, इस तरह नहीं कहेंगे। हम नॉर्मली डिस्टेंस के लिए भी इट इस्तेमाल करते हैं। तो आप नोट कर सकते हैं कि तमाम जब भी हमने 1 to 7 पढ़े कि इन तमाम में हम इट का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट वन, चाहे वो बेजान चीजें हों, जानवर हों, छोटे बच्चे हों, टाइम हो, वेदर, टेम्परेचर या डिस्टेंस। नेक्स्ट देखिए एज अ सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। अब कुछ वर्ब्स आपने ध्यान में रखने। पहला है रेन, बारिश होना, ड्रिजल, बूंदाबांदी होना, स्नो, बर्फ गिरना, बर्फबारी होना, थंडर, थंडर बिजली बादलों का गरजना, इसके साथ फ्रीज, इंतहाई ठंड होना। तो उस वक्त जो है ये हमारे पास जो वर्ब है इनके साथ जब भी हम सब्जेक्ट इस्तेमाल हमें करना होगा तो इनके साथ हम हमेशा इट का इस्तेमाल करेंगे। इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, हम ये नहीं कहेंगे द रेन इज रेनिंग, ये सही नहीं होगा। हम इन तमाम वर्ब्स के जो हमने यहाँ पर देखिए रेड में इनको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए रेड कलर में लिखा हुआ है, इसमें आप नोट कर सकते हैं कि इन तमाम वर्ब्स के साथ हम हमेशा जो सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे वो इट होगा। इट्स रेनिंग, इट्स ड्रिजलिंग, इट्स स्नोइंग, इट्स थंडरिंग, इट्स फ्रीजिंग। तो रेन इज रेनिंग नहीं कहेंगे, इस तरह से हमने नहीं कहना है। तमाम वर्ब्स के साथ जो है वो हम सब्जेक्ट के तौर पर हमेशा इट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, we use it to refer to a person when we are identifying him or her। देखिए जब किसी शख्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जो मीनिंग हम बयान कर रहे हैं, जो यूज है वो इस तरह है कि हम उस शख्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पहचान रहे हैं, शनाख्त कर रहे हैं। तो वहां पर उसके लिए भी हम इट इस्तेमाल करेंगे। कैसे, देखिए इसमें हमारे पास एग्जांपल है कि हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। तो अब हमारे पास जुमला है इट्स जफर। देखिए ये आपको मैंने बताया था ना कि ये हमारे पास साइन चेंज ऑफ स्पीकर को जाहिर करता है। तो फर्स्ट स्पीकर ने कहा कि हु इज एट द डोर, कि दरवाजे पर कौन है। अब इसका हम जवाब दे रहे हैं कि इट्स जफर, किसी ने पहचाना, शनाख्त करना, आइडेंटिफाई के लिए, तो इट्स जफर। यहाँ हम ये नहीं कहेंगे ही जफर। मैं क्यों नहीं कह रहे ही जफर, इसलिए नहीं कह रहे कि यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो जब किसी भी शख्स को आइडेंटिफाई करना है तो वहां पर उसके लिए हम इट इस्तेमाल करेंगे। हाँ, जब आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं, मजीद उसके बारे में डिटेल बयान कर रहे हैं, तो फिर आप ही शी जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके जेंडर के लिहाज से करेंगे। मिसाल के तौर पर देखिए फर्स्ट पे हमने कहा कि इट्स जफर, भाई ये जफर है। ही हैज कम टू मीट यू, वो आपसे मिलने के लिए आया है। अब देखिए हमने यहाँ पर इट इस्तेमाल नहीं किया, जेंडर के लिहाज से मेल पर्सन की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन ही इस्तेमाल किया। फर्स्ट कीजिए फीमेल होती तो हम यहाँ पर शी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहली दफा में हमने यहाँ पर इट जो इस्तेमाल किया है उसकी वजह यह है कि यहाँ पर हम उन्हें आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और जब भी हमें आइडेंटिफाई करना होगा ऐसी सूरत में हम वहां पर इट इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है कि ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी कि जब हम किसी शख्स को आइडेंटिफाई करते हैं वहां इट इस्तेमाल करेंगे, वहां हमने ही या शी का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद देखिए अगली स्लाइड की तरफ हम आगे चलते हैं। तो देखिए नंबर 10 कि we often use there to mention something for the first time and it to talk about the details। कि देखिए जब हमें किसी चीज के बारे में बात करनी है
और उस चीज का तस्करा हम पहली मर्तबा कर रहे हैं, उसकी मौजूदगी को जाहिर कर रहे हैं, पहली मर्तबा उसका तस्करा किया है, उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी मौजूदगी को बयान कर रहे हैं, तो उसके लिए हम देयर इस्तेमाल करते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए कि देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, टेबल पर किताब है। किसकी बात कर रहा हूं मैं इस वक्त? यहां मैं बात कर रहा हूं बुक की, पहली मर्तबा बयान किया, बुक की मौजूदगी की बात कर रहा हूं कि बुक की मौजूदगी कहां पर है, बुक कहां पर है, टेबल पर है। किसका इस्तेमाल किया? देयर का। इसको इंशाल्लाह हम आगे और भी किसी एक लेक्चर में पढ़ेंगे देयर के इस्तेमाल के बारे में। आमतौर पर किसी चीज की मौजूदगी को जाहिर करने के लिए आता है। तो यहाँ पर जब हमने पहली मर्तबा बुक की मौजूदगी को, उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में बात की, तो हमने यहाँ पर देयर इस्तेमाल किया। लेकिन जब उसके बारे में मजीद डिटेल देंगे उसी चीज के बारे में, तो फिर हमने इट इस्तेमाल करना है। तो देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, टेबल पर किताब है, इट इज माइन, और ये मेरी है। तो फर्स्ट टाइम मेंशन किया हमने बुक को, उसकी एग्जिस्टेंस की बात की, हमने देयर इस्तेमाल किया। लेकिन जब उसी के बारे में मजीद हम डिटेल बयान कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा मेंशन करने के लिए, मजीद उसके बारे में डिटेल देने के लिए इट इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी एग्जांपल देखिए, देयर इज अ न्यू कंप्यूटर इन द लैब, कि देयर इज अ न्यू कंप्यूटर इन द लैब, कि भाई लैब में एक नया कंप्यूटर है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? किसकी मौजूदगी को जाहिर कर रहे हैं? कंप्यूटर की। फर्स्ट टाइम बयान किया हमने इसकी मौजूदगी को, देखिए हमने यहाँ पर कंप्यूटर के लिए जो है वो देयर का इस्तेमाल किया। अब मजीद हम इसकी डिटेल दे रहे हैं कंप्यूटर के बारे में मजीद हम मालूमात दे रहे हैं, मजीद इसके बारे में बात करें। अब इस्तेमाल करेंगे कि इट इज फॉर क्लास 10, ये किसके लिए है? ये क्लास 10 के लिए है। तो याद रखिएगा कि जब फर्स्ट टाइम किसी भी चीज की मौजूदगी को जाहिर करना है, तो उसके साथ हम पहले देयर की मदद से बयान करेंगे। लेकिन जब उसी चीज के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देनी है, मजीद डिटेल बयान करनी है, तो ऐसी सूरत में हमें उसके साथ उसके लिए इट इस्तेमाल करना होगा। दूसरी एग्जांपल देखिए हमारे पास नेक्स्ट, यूज नंबर 11, कि इट आल्सो एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट फॉर इम्पर्सनल वर्ब्स। देखिए 3 वर्ब है हमारे पास, सीन, अपीयर और लुक। तीनों का मायने तकरीबन एक जैसे हैं, दिखाई देना। जब हम ये कहते हैं ना कि ऐसा दिखाई देता है, तो इट सीन दैट, इट अपीयर्स दैट, इट लुक्स दैट। तो नॉर्मली इस तरह के मफहूम में हम सीन, अपीयर और लुक के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? इट। क्या दिखाई देता है? आगे हम जुमले में बयान करेंगे, लेकिन वहां पर सीन के साथ हमने इट इस्तेमाल करना होगा, अपीयर के साथ हम इट इस्तेमाल करेंगे, लुक के साथ हम इट इस्तेमाल करेंगे। तो इट सीन दैट, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि ही इज स्टिल सिक, वो अभी भी बीमार है। इट अपीयर्स दैट, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि ही इज गोइंग टू रिजेक्ट द प्रपोजल, कि वो इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देगा। इट लुक्स दैट, ऐसा दिखाई देता है कि इट विल रेन टुडे, कि आज बारिश होगी। तो ये 3 वर्ब्स याद रखिएगा कि जब भी हम सीन, अपीयर, लुक इस्तेमाल करें और वहां पर हम जो बात कहना चाह रहे हैं उसके बारे में हम अपनी फीलिंग बयान कर रहे हो, अपना गैस बयान कर रहे हो कि ऐसा लगता है, ऐसा हमें दिखाई देता है, तो फिर हम वहां पर सीन, अपीयर और लुक के साथ इट इस्तेमाल करेंगे। 12 देखिए, we use it to give emphasis to the noun or subject pronoun form। देखिए जब किसी नाउन, किसी शख्स का नाम, किसी चीज का नाम, उस पर जोर देना है, या हम कोई सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करना चाहते हैं जिस पर जोर देना है, जिस शख्सियत पर जोर देना है, उसके लिए भी हम इट इस्तेमाल करते हैं। यानी नॉर्मली ऐसी सूरत में इट इज या इट वाज इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद कोई नाम आ सकता है। देखिए इट वाज कासिम, ये कासिम था, हु हेल्प्ड नोबडी, जिसने किसी की मदद नहीं की। अब हमने यहाँ पर देखिए इट वाज के बाद या इट इज के बाद यहाँ पर कासिम, ये नाउन एक इस्तेमाल हमने किया है। तो यहाँ पर इट का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? क्योंकि हम यहाँ पर कासिम, इस बात पर जोर दे रहे हैं। कैसे जोर दे रहे हैं कि ये कासिम था, जफर नहीं था, नासिर नहीं था, हु हेल्प्ड नोबडी, जिसने किसी की मदद नहीं की। तो इस बात पर एम्फसाइज करने के लिए कि ये कासिम था, कोई और दूसरा शख्स नहीं था, ऐसी सूरत में हम नाउन को इट इज या इट वाज के बाद इस्तेमाल हम करेंगे। जिस शख्स पर हम जोर दे रहे हैं वो हम मेंशन करेंगे इट वाज या इट इज के बाद। दूसरी बात याद रखिएगा कि अगर आप नाउन इस्तेमाल नहीं करते, कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में याद रखिएगा कि जब आप एम्फसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, तो इट इज या इट वाज के बाद आप कोई भी प्रोनाउन जब इस्तेमाल करेंगे तो वो सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। देखिए इट वाज ही, ये वो था, इट वाज ही, वो ये वो था, नॉट शी, नॉट दे। एम्फसाइज कर रहे हैं कि ये वो था, कोई और शख्स नहीं था। तो 2 बात यहाँ पे नोट कीजिए, एक तो ये कि यहाँ पर एम्फसाइज किया जा रहा है कि ये वो था, नॉट शी, भाई शी नहीं थी, नॉट यू, तुम नहीं थे,
तो जब जोर दे रहे होंगे किसी पर उस वक्त हम जुमले को इट इज या इट वाज से शुरू करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये याद रखिएगा या तो आप उसके बाद नाउन कोई नाम इस्तेमाल कीजिए या फिर आप प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो इट मस्ट बी सम सब्जेक्ट प्रोनाउन, लास्ट वन ये कोई ना कोई सब्जेक्ट प्रोनाउन होना चाहिए। तो इट वाज ही होगा, इट वाज शी हो सकता है, इट वाज आई हो सकता है, इट वाज यू हो सकता है, इट वाज दे हो सकता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। दूसरी एग्जांपल देखिए, इट इज आई, ये मैं हूं, हु विल ऑलवेज सपोर्ट यू, जो हमेशा तुम्हें सपोर्ट करता रहेगा, सपोर्ट करेगा। अब आप देखिए इट इज आई, ये मैं हूं, नॉट ही वो नहीं है, नॉट शी वो नहीं है, नॉट दे वो नहीं है। तो याद रखिएगा कि जब हम किसी भी शख्स पर जोर दे रहे हैं तो ऐसी सूरत में हम इट का इस्तेमाल करते हैं। अब जाहिर बात है कि पास्ट के हवाले से बात कर रहे होंगे तो इट वाज हो जाएगा, प्रेजेंट के हवाले से बात कर रहे होंगे इट इज हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि ऐसी सूरत में हम इट इज या इट वाज के बाद नाउन इस्तेमाल कीजिए या तो कोई नाम इस्तेमाल कीजिए, और अगर प्रोनाउन इस्तेमाल करना है तो वो सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। ये हमारे पास यूज नंबर 12 था। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारे पास अगला जो इसका यूज है वो थोड़ा सा हमें जरा समझना है। जब आपने इन्फिनेटिव के बारे में अगर आपने पहले पढ़ा हो तो समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इन्फिनेटिव के यूजेस जो होंगे हमारे पास वो इंशाल्लाह ताला हम आगे चलकर पढ़ेंगे इस वक्त, लेकिन थोड़ा सा कि बात मुकम्मल हो जाए इनके हवाले से तो मैं कोशिश करता हूँ कि आसान अल्फाज में ये बात आप तक कन्वे हो जाए। देखिए, when an infinitive is subject of a sentence, we usually begin the sentence with it and put the infinitive later. दो चीजें पहले हम समझ लेते हैं, इन्फिनेटिव और एक थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में मजीद बात करते हैं। देखिए इन्फिनेटिव क्या होता है कि इन्फिनेटिव भी हमारे पास वर्ब है, यानी जब इंग्लिश में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो टू रीड पढ़ना, टू राइट लिखना, टू रन दौड़ना, टू स्लीप सोना। तो जब वर्ब के साथ टू लगाया जाता है तो ये इंग्लिश ग्रामर में क्या कहलाता है, इन्फिनेटिव। अब इसकी मुख्तलिफ अक़साम भी हो सकती है, बे इन्फिनेटिव वगैरह, लेकिन वो बाद में इंशाल्लाह हम बात करेंगे। इस वक्त याद रखने कि वर्ब से पहले जब टू लगाया जाता है तो ये इन्फिनेटिव कहलाता है। अच्छा, अब इन्फिनेटिव कहते हैं वर्ब की उस शक्ल को जिससे किसी भी टेंस का पता नहीं चलता। मसलन ये पता नहीं चलता कि बात हम प्रेजेंट की कर रहे हैं, हाल की कर रहे हैं, या पास्ट की कर रहे हैं, माजी की कर रहे हैं, या फ्यूचर की कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर देखें कि टू रीड पढ़ना, पता नहीं चला कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, या फ्यूचर की बात कर रहे हैं। टू राइट लिखना, हमने ये नहीं कहा लिखा, लिखेगा, लिख रहा है, इन सब में टेंसेस का पता चलता है। लेकिन जब वर्ब से पहले टू लगाते हैं इन्फिनेटिव तो ये वर्ब की एक ऐसी शक्ल हमारे सामने आती है जिससे टेंस का पता नहीं चलता। तो टू राइट लिखना, तो लिखना, अब हमें बात बिल्कुल कोई क्लियर नहीं है कि प्रेजेंट की बात है, पास्ट है, फ्यूचर, कोई टेंस जाहिर नहीं हो रहा, ये हमारे पास कहलाता है इन्फिनेटिव। दूसरी बात ये देखिएगा कि सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जो जुमले के शुरू में इस्तेमाल होता है। आमतौर पर कोई शख्स होता है, कोई चीज होती है, लेकिन कभी कभी हम इन्फिनेटिव को यानी वर्ब की उस शक्ल को जिसके साथ टू आता है उसको भी हम सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक जुमला हमारे पास मौजूद है कि टू रेस्ट इज नेसेसरी अलोंग विद हार्ड वर्क, कि सख्त मेहनत के साथ टू रेस्ट। अब देखिए तर्जुमा कीजिए, वही ना ने की मदद से, टू रेस्ट आराम करना, टेंस की हम कोई बात नहीं कर रहे, प्रेजेंट पास्ट कुछ भी जाहिर नहीं हो रहा। टू रेस्ट इज नेसेसरी अलोंग विद हार्ड वर्क, कि भाई सख्त मेहनत के साथ साथ आराम करना भी जरूरी है। अब आप देखिए यहाँ पर टू रेस्ट हमने बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट जुमले के शुरू में इस्तेमाल किया है, सब्जेक्ट के हैसियत से इस्तेमाल किया है। ऐसा मुमकिन तो है लेकिन आमतौर पर हम इंग्लिश में इस तरह के जुमले नहीं बनाते। तो फिर क्या करते हैं, इसका अल्टरनेट क्या होता है? अल्टरनेट ये होता है कि जब किसी भी जुमले में सब्जेक्ट कोई इन्फिनेटिव हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ टू आ रहा है, तो ऐसी सूरत में हम अपने जुमले को इट इज से शुरू करते हैं या इट वाज से, जैसे भी अगर पास्ट की बात कर रहे हैं या प्रेजेंट की, और उसके बाद हम जो भी एडजेक्टिव वगैरह होती है वो इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे चलकर आप नोट कर सकते हैं कि हम फिर इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए हमारे पास, तो टू रेस्ट इज नेसेसरी अलोंग विद हार्ड वर्क के बजाय ज्यादा बेहतर क्या है हमारे पास कहना, इट इज नेसेसरी टू रेस्ट अलोंग विद हार्ड वर्क। तो क्या यूज हुआ है हमारे पास कि जब कभी भी इन्फिनेटिव सब्जेक्ट की हैसियत से किसी जुमले में इस्तेमाल हो तो बेहतर तरीकेकार ये होता है कि उस जुमले को हम इट से शुरू करें। फिर इट के बाद आप इज या वाज, प्रेजेंट, पास्ट जैसे भी आप बयान करना चाहते हैं, उसके बाद कोई भी आपके पास कोई नाउन होगा, कोई एडजेक्टिव होगी, वो आप इस्तेमाल कीजिए, और उसके फौरी बाद फिर लाजमन हमारे पास इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया जाएगा, यानी वर्ब की वो फॉर्म जिसके साथ टू इस्तेमाल किया जाए।
नेक्स्ट देखिए एग्जांपल कि टू आंसर दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट। भाई मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? सवाल के जवाब देने के बारे में। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? थोड़ा बड़ा है, देखिए टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो शुरू में देखिए यहाँ पर क्या है? टू आंसर जवाब देना। इंफिनिटिव इस्तेमाल किया गया सब्जेक्ट की हैसियत से। बेहतर तरीकेकार क्या होगा इसका? अल्टरनेट क्या होगा? इट्स डिफिकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन। इट से जुमला शुरू किया, प्रेजेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, इट इज। देखिए एडजेक्टिव आगे इट्स डिफिकल्ट, उसके बाद हमने फौरी तौर पर इंफिनिटिव इस्तेमाल किया कि इट इज डिफिकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो ये तरीकेकार मुनासिब नहीं है, इस तरह आमतौर पर नहीं कहा जाता। अगला देखिए हमारे पास कि टू रीड बुक्स इज अ गुड हैबिट। किताबें पढ़ना, आपको याद है ना, वर्ब के साथ हम टू लगाएंगे तो ना या ने से हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं। टू रीड बुक्स, किताबें पढ़ना, इज अ गुड हैबिट, अच्छी आदत है। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? टू रीड बुक्स। इसमें क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? एक अदद इंफिनिटिव। तो बेहतर हमारे पास इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा? इट इज अ गुड हैबिट टू रीड बुक्स। इंफिनिटिव हमने इस्तेमाल किया, जुमले को हमने इट से शुरू किया, प्रेजेंट के हवाले से बात कर रहे हैं इज लगाया। अगर पास्ट के हवाले से बात कर रहे होते हैं तो यकीनन हम वाज इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी बात समझ में आई होगी। इंफिनिटिव वर्ब की वो फॉर्म जिससे पहले टू आता है, उर्दू में ट्रांसलेट करते वक्त ऐसे वर्ब ना ने से शुरू होंगे, इनसे किसी टेंस का पता नहीं चलता। और जब किसी जुमले में इंफिनिटिव को एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करना हो तो बेहतर तरीकेकार ये होता है कि हम वहां पर अपने जुमले को इट इज या इट वाज से शुरू करें, जिससे भी आपका प्रेजेंट या पास्ट आप बयान करना चाहते हैं। तो उसके बाद जो नाउन है, एडजेक्टिव है, वो बयान करें आप, उसके बाद फौरी तौर पर आप इंफिनिटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगले यूज के हवाले से बात करते हैं। देखिए हमारे पास 14 जो है कि वी आल्सो यूज इट इन स्ट्रक्चर्स विद दैट क्लॉज। थोड़ा सा ये भी जरा मुश्किल है क्योंकि अभी क्लॉजेस के बारे में अगर आपको पहले से मालूमात है तो आप बेहतर अंदाज से समझ सकते हैं। लेकिन अभी हम आगे चल के इंशाल्लाह ताला क्लॉजेस के बारे में भी पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होती हैं, डिपेंडेंट क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, ये आगे के हम इंशाल्लाह लेक्चर्स में बात करेंगे। अभी थोड़ा सा क्योंकि हम इट के हवाले से बात कर रहे हैं तो ये बात किसी हद तक आपके सामने आ जाए, इसकी डिटेल इंशाल्लाह बाद में भी आ सकती है, तो हम जरूर ये बात कर लेते हैं, वो कि थोड़ा सा ये मुश्किल होगा। तो देखिए वी आल्सो यूज इट इन स्ट्रक्चर्स विद दैट क्लॉज। आसान अल्फाज में ये समझिए कि हम बहुत सारे जुमले बनाएंगे जिसमें इट इज या इट वाज के बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव आएगी। मिसाल के तौर पर देखिए, जैसे कि आप देखिए ये फ्रस्ट्रेटिंग लिखा हुआ है हमारे पास, ये हमारे पास फ्रस्ट्रेटिंग जो लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास जो फ्रस्ट्रेटिंग है ये हमारे पास एडजेक्टिव है। और हम नोट कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर अंडरलाइन कर दूं। देखिए ये इट के बाद हमने क्या लगा दिया? एक एडजेक्टिव लगा दिया फ्रस्ट्रेटिंग। उसके बाद अगला जो जुमला होगा वो शुरू किससे होगा? दैट से। इट इज फ्रस्ट्रेटिंग। ये बड़ी परेशान कुन बात है कि दैट यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम्स, कि आपने इम्तिहान की तैयारी नहीं की। अब असल में इस जुमले को हम कहें तो इसमें जो अगर देखिए दैट यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम्स, ये बात कि आपने इम्तिहान की तैयारी नहीं की है, असल में पूरा एक तरह से इस जुमले में सब्जेक्ट है इस फ्रस्ट्रेटिंग, और ये बात हमारे लिए क्या है? बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग है। लेकिन हम इस तरह से जुमला नहीं बनाते, बहुत ही मुख्तलिफ लगेगा, ये इस तरह से नहीं बोला जाता। तो ऐसी सूरत में जहां पर हम नोट करते हैं कि अगला जुमला डैट से शुरू हो रहा है और नॉर्मली वहां पर उससे पहले जुमले में कोई एडजेक्टिव आ रही है या कोई नाउन आ रहा है, तो हम वहां पर उस जुमले को इट से शुरू करते हैं। यानी हम इसको एक दूसरे अंदाज से इस तरह समझिए कि आप इट इज के बाद कोई एडजेक्टिव लगाएं, जिससे कि यहाँ पर फ्रस्ट्रेटिंग आ गई, और फिर उसके बाद अगला जुमला किससे शुरू हो रहा होगा? दैट से। तो इट इज फ्रस्ट्रेटिंग दैट यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। इट वाज सरप्राइजिंग दैट, देखिए पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इट के बाद यहाँ पर एडजेक्टिव आई, इट वाज सरप्राइजिंग दैट ही हैड रिटर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड। बड़ी हैरानकुन बात थी कि वो बैरून मुल्क से वापस आ गया था। तो देखिए इट वाज, तो इट के बाद फिर देखिए आगे चलकर हमने इज या वाज इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर कोई एडजेक्टिव आ जाएगी, फिर जो जुमला शुरू होगा उससे पहले क्या आ रहा होगा? दैट आ रहा होगा। इस तरह से आप इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। कभी कभी एडजेक्टिव के बजाय नाउन भी हो सकता है, इट इज अ पिटी दैट, उसके बाद आप कोई भी जुमला आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो याद रखिएगा इट इज इट वाज के बाद कोई एडजेक्टिव आएगी, उसके बाद जुमले से पहले दैट आएगा, दैट क्लॉज इस्तेमाल करेंगे। तो बेहतर तरीके का यही होता है कि ऐसा जुमला इट से शुरू होना चाहिए, बजाय इसके कि हम दैट वाले पूरे सेंटेंस को सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल करें। जैसे दैट यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम इज फ्रस्ट्रेटिंग,
कि जितना भी अंडरलाइन में मैंने जुमला किया है ग्रामेटिकली अगर आप देखें तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, लेकिन इस तरह नहीं बोला जाता, बहुत अजीब सा लगेगा। इसी तरीके से दैट ही हैड रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड, ये बात कि वो बैरूनी मुल्क से वापस आ गया था, वाज सरप्राइजिंग, इस तरह बोलना अच्छा नहीं है। तो ऐसी सूरत में याद रखिएगा कि इट के बाद एस लगाइए या वाज लगाइए, एडजेक्टिव या नाउन आएगा, फिर आप कोई जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे पहले दैट इस्तेमाल किया जा रहा होगा। उसका देखिए हम लास्ट इसके यूज के बारे में बात करते हैं। 15 इट कैन स्टैंड फॉर अ होल सेंटेंस। देखिए आपको बताया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है जिस चीज पर काम किया जाए, ठीक है। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए पहले जुमले में एक बात बयान की जाती है और उसके बाद उस पूरी बात, वो जो पूरा जुमला होता है उसमें जो बात बयान की गई होती है, जो ख्याल बयान किया होता है, उसको हम अगले जुमले में ऑब्जेक्ट की हैसियत से बयान कर रहे होते हैं। तो क्योंकि हम पहले वाले जुमले को दोहराना नहीं चाहते, रिपीट नहीं करना चाहते, तो हम वहां पर ऑब्जेक्ट की जगह पर इट इस्तेमाल करते हैं और वो इट पूरे के पूरे पहले वाले जुमले में जो मफहूम बयान किया गया है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वो कैसे, पहले देखिए ये सेंटेंस देखिए, आई स्पेंड सो मच, मैं बहुत पैसे खर्च करता हूँ। माई फादर हेट्स इट, मेरे वालिद इस बात को सख्त नापसंद करते हैं। तो देखिए इट, यहाँ पर इट असल में पूरा जो ख्याल पहले जुमले में बयान किया गया है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरे वालिद इस बात को नापसंद करते हैं, किस बात को, मेरे बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने को। तो जो आइडिया हमने पहले जुमले में बयान किया इसमें आई स्पेंड सो मच, दूसरे जुमले में पूरा आइडिया ऑब्जेक्ट के तौर पे हमें चाहिए, तो हमने पूरे जुमले को रिपीट करने के बजाय या माई स्पेंडिंग वगैरह इस तरह से बयान करने के बजाय हमने सिर्फ इट लगा दिया और ये इट पूरा का पूरा फर्स्ट सेंटेंस में बयान किए गए मफहूम को बयान कर रहा है। तो आई स्पेंड सो मच, मैं बहुत पैसे खर्च करता हूँ। माई फादर हेट्स इट, मेरे वालिद इसको नापसंद करते हैं, किस बात को नापसंद करते हैं, मेरे बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने को। अगला जुमला देखिए कि ही इज ऑलवेज स्मोकिंग, वो हमेशा सिगरेट पीता रहता है। आई डोंट लाइक इट, मैं इस बात को पसंद नहीं करता, किस बात को पसंद नहीं करते, पहले जुमले का आइडिया क्या है, उसके हमेशा सिगरेट पीने को। तो आई डोंट लाइक इट, तो ये इट हमारे पास जो फर्स्ट सेंटेंस है पूरा, ही इज ऑलवेज स्मोकिंग, इसमें जो आइडिया है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दूसरा मतलब ये कि पूरे जुमले का जो मफहूम है वो हमारे पास अगले जुमले में आई डोंट लाइक के बाद ऑब्जेक्ट की हैसियत से इस्तेमाल करना है। तो इस पूरे जुमले को हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, इट की मदद से कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि फर्स्ट सेंटेंस में बयान किए गए मफहूम को सेकंड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की हैसियत से लेना है, तो पूरे जुमले का फर्स्ट सेंटेंस का जो सब्स्टिट्यूट होगा वो इट होगा। लेकिन इस हवाले से याद रखिएगा कि ये जो इट को हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हैसियत से और वो फर्स्ट सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसका सब्स्टिट्यूट होता है, इसमें छोटी सी आपने एक एहतियात करनी है कि दिस कंस्ट्रक्शन इज नॉट यूज्ड विद द वर्ब। देखिए हमारे पास ये 5 वर्ब्स, इनको याद रखिएगा, नाउ, रिमेंबर, ट्राई, टेल एंड फॉरगॉट। तो ये 5 वर्ब ऐसे हैं कि इनके बाद आप कभी भी इट इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे आपको वहां पर फर्स्ट सेंटेंस के मफहूम को ऑब्जेक्ट की हैसियत से बयान करना हो। इन वर्ब के बाद इट लगाने की जरूरत नहीं है, उसके बगैर भी हमारा जुमला मफहूम जुमला जो होगा वो मुकम्मल होगा और उसमें ऑटोमेटिकली लिसनर समझ जाएगा कि पहले वाले जुमले का जो मफहूम है वो इसके बाद ऑब्जेक्ट की हैसियत से इस्तेमाल किया गया। कैसे, देखिए, ही विल ऑल्सो कम विद अस, वो भी हमारे साथ आएगा। अब कोई और स्पीकर इसका जवाब दे रहा है क्योंकि देखिए चेंज ऑफ स्पीकर के हमने साइन लगाया हुआ है। तो पहले शख्स ने कहा कि ही विल ऑल्सो कम विद अस, वो भी हमारे साथ आएगा। आपने जवाब में कहा यस आई नो, कि हाँ मैं जानता हूं। अब आपने ये नहीं कहा कि यस आई नो इट। देखा जाए तो सही था, हम इट लगाते हैं यहाँ पर, और इट का मतलब क्या होता है कि हाँ मैं इस बात को जानता हूँ। किस बात को जानता हूँ, कि वो भी हमारे साथ चलेगा, वो भी हमारे साथ आएगा। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि हम इन 5 वर्ब के बाद कभी भी इट इस्तेमाल इस तरह से नहीं कर सकते, जैसे कि देखिए हमने लाइक के बाद लगाया, हेड के बाद लगाया, तो ये 5 वर्ब आपने अच्छी तरह से याद रखने कि इनके बाद हम ये जो रूल नंबर 15 है इसमें जिस तरह हम इट को इस्तेमाल करते हैं वो इन वर्ब के बाद नहीं आ सकता। तो अब अगर मैं यहाँ पर यस आई नो में ये कहता हूँ कि यस आई नो इट, ये जुमला जो है वो दुरुस्त नहीं होगा, इनकरेक्ट होगा। दूसरी एग्जांपल देखिए, एक स्पीकर ने कहा कि यू हैव टू पोस्ट दिस लेटर टुडे, कि आज आपको ये खत पोस्ट करना है। तो आपने जवाब में कहा कि आई रिमेंबर, मुझे याद है। क्या याद है, कहना तो ये चाहिए कि आई रिमेंबर इट, कि मुझे ये बात याद है। क्या बात है, तो यहाँ इट का मतलब होगा कि भाई कि ये बात मुझे याद है कि मुझे आज खत पोस्ट करना है, मुझे लेटर आज पोस्ट करना है। लेकिन हम जानते हैं कि हम रिमेंबर के बाद भी
इट इस्तेमाल नहीं करते। इन 5 वर्ब्स के बाद इट नहीं आएगा ऑब्जेक्ट के तौर पर जब वो इट फर्स्ट सेंटेंस के लिए इस्तेमाल किया गया होगा, उसके बगैर ही ये जुमला मुकम्मल होगा। तो यहाँ पर आई रिमेंबर इट का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर दुरुस्त नहीं होगा। तो ये हमारे पास 15 इस्तेमालात थे जो हमने इट के हवाले से स्टडी की। उम्मीद है कि बात आपकी समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कैसे इस्तेमाल करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे इस्तेमाल करते हैं, पॉसेसिव डिटरमिनर, पॉसेसिव प्रोनाउन किस किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को भी आप लाइक कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।